Okay, welcome students back. Today's class, this is on enzymes. We have already done first module of the enzyme, that is its introductory part, that what it is, its structure, what are the categories whom we call as enzymes, है ना? Right one, we have done it. Today we'll be doing its classification and specific actions, how it does it action takes place, what is the role, how it catalyzes the reactions, right? So today will be the classification. So a systemic classification, a systemic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission. The classification is based on the type of reactions catalyzed by the enzymes, and there are six major classes. There are six major classes. Each class is being further divided into subclasses and subclasses and subclasses. पहले भी मैंने बताया आपको, हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ह्यूज एंजाइम्स। हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एंजाइम्स के एक्शन से चलता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बहुत तरह की उसकी रिएक्शंस होती हैं, एक्शंस होती हैं, जो वो कैटालिटिक की तरह बिहेव करते हैं रिएक्शन को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? तो वो ए है, ए से बी बनाना है, ई से बी बनाने में बहुत तरह की रिएक्शंस हो जाएंगी जिनको वो हेल्प करता है, कैटलाइज करता है। लेकिन अब इतना ह्यूज एंजाइम्स को हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल जो है हमारा एंजाइम कमीशन है, उन्होंने इसको डिवाइड किया और बोला सिक्स तो बड़ी मेजर क्लासेस होंगी, लेकिन इन क्लासेस को हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे छोटे 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 में, ताकि हम सारे एंजाइम्स को कर सके, बता सके वो क्या एंजाइम है। तो सिक्स मेजर क्लासेस को मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो डिस्कशन होगी दैट इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ऑक्सीडो रिडक्टेज पहला एंजाइम है और क्या काम कर रहा है, एज अ नेम इंडिकेट्स, ऑक्सीडो रिडक्टेज मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल देखो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसका काम क्या है, साइमल्टेनियसली किसी भी प्रोडक्ट को, से मैंने ए से बी बनाया, बी से ए बनाया, सी से डी बनाया, लेकिन बनाया क्या, साथ के साथ या तो ऑक्सीडेशन हो गई और साइमल्टेनियसली इसमें रिडक्शन भी हो गई। तो इस तरह की, जैसे कि हम रिडॉक्स हाइड्रेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आप जब वो पढ़ते हो, फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं, हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला तो हमारा जो वो जो है रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, आरसीएचओ। तो आरसीएचओ ग्रुप अगर प्रेजेंट है वो बना देता है एसिड, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन कॉपर हम यूज करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2 में, वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिडॉक्स। तो वैसे ही ये एंजाइम्स होते हैं जिनका काम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली करना। तो उसकी पहली जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो नाम है, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसकी एग्जांपल भी दे रखी है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा एंजाइम है, क्लासिफाई करा हुआ है, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एज अ नेम इंडिकेट्स, क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कोई चीज को ट्रांसफर कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। से यहाँ पर अगर H है, इफ आई हैव H, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू अनदर। से ये A के पास H था, से मैंने ANAD लिया और ये अब बन गया NADAH, है ना? सपोज मैंने ANAD लिया था, अब मैंने इसको बना दिया NADH। तो क्या हो गया, कोई ग्रुप ट्रांसफर हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन हुआ, चाहे वो कुछ भी, कोई भी ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली कि हाइड्रोजन ही, कोई भी ग्रुप अगर वो ट्रांसफर हो रहा है, उस एंजाइम को हम बोल देते हैं ट्रांसफरेज। वो ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है चीजों को, राइट? उसने ट्रांसफर किया तो नाम भी उसका उसी तरह से है, और एग्जाम्पल भी दे रखी है, हेक्सोकाइनेज। ऐसे ही एग्जाइम है, एंजाइम हाइड्रोलिसिस, एज अ नेम अगेन इंडिकेट्स, जो भी नाम होगा वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसका वर्क भी पता चल जाएगा, नाम ही जो बता रहा है, क्लासिफाई ही उसको करा बेस्ड ऑन इट्स वर्क। अब हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इसने हाइड्रोलिसिस करी। अब की हाइड्रोलिसिस तो आप पहले से जानते हो, केमिस्ट्री के बच्चे हो, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग हो गया वाटर का एडिशन। तो हमने उसको हाइड्रोलिसिस, वो बॉन्ड को क्लीव करेगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा, ताकि वो दो हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे मैंने कि ये पहले भी एग्जांपल दे रखी है, स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ टी ग्लूकोज, हमने उसको हाइड्रोलिसिस करना है। amylase is the enzyme जो उसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब इट हैज ब्रोकन इट इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस बाय एडिशन ऑफ वाटर। यस, दैट इज योर हाइड्रोलिसिस, है ना? उस एंजाइम का नाम है। और से फॉर एग्जांपल नाम दे रखा है, एक एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पे लाइसोजाइम की। ऐसे ही एंजाइम है लाइसेसिस, दैट इज नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जो नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। लाइसेसिस जनरली फैट सेल्स के लिए है, उसको
कर देता है, क्लीव कर देता है, तो हम उसको नाम दे देते हैं लाइसेसिस। और इसका एंजाइम का वो जो है आपका एग्जाम्पल है फ्यूमरेसिस है। ऐसे ही आइसोमेरेसिस है। आइसोमेरेसिस नाम इंडिकेट्स आइसोमेरिज्म का रोल आएगा, कहीं ना कहीं पे आइसोमेराइजेशन होगी। सो इंटरमोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर, अगर पूरा जैसे ईथर है, ईथर को हमने रीअरेंज करके लिखा तो अल्कोहल बन गया, तो हम बोलेंगे। अब हमारे पास कंपाउंड माल्टोस और वो कन्वर्ट हो गया आइसोमाल्टोस में, तो एंजाइम भी जो है आइसोमाल्टेस। तो इस तरह की जो एक्शंस करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, उनको हम बोलेंगे आइसोमेरेसिस। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेस, ये काम क्या करता है? आइसोमेराइज करता है, आइसोमेराइजेशन में हेल्प करता है। सो दैट इज व्हाई द नेम इज आइसोमेरेसिस। ऐसे ही फिर है लाइगेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्या है जो आजकल हम इतना पढ़ रहे हैं, ये कोविड के चक्कर में, ये सब में क्या है? ये सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है किस चीज को? आरएनए को बनाने में, डीएनए को बनाने, या कोई भी एबीसी को बनाने में, मगर कैसे? सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड। समझ सकते हो, जब नया बॉन्ड आया तो कोवलेंट बॉन्ड बना, तो बिटवीन किसके बीच में हो रहा है? सबस्ट्रेट्स के बीच में, यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो ये 6 मेजर क्लासेस है जिस पर ये बेस्ड है, इसकी क्लासिफिकेशन, राइट। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो बड़ा 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझ आ गया, नॉमेनक्लेचर पता है, किसको एंजाइम बोलते हैं, कैसा है, सब क्लियर है। लेकिन अब ये एक्ट कैसे करता है, इसका एक्शन कैसे होता है एंजाइम का? तो जो मैकेनिज्म है इसका एंजाइम का, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज एक्सप्लेन्ड बाय टू पर्सपेक्टिव्स, या तो थर्मोडायनेमिक चेंज या प्रोसेस एट द एक्टिव साइट। या तो कोई थर्मोडायनेमिक चेंज है, एज यू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक चेंज मींस रोल ऑफ एनर्जी, एंड नेक्स्ट इज प्रोसेस एट द एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट है, पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपने उसमें पढ़ा कि क्या एक्टिव साइट पे होता है, क्या होता है एक्टिव साइट पे? सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के, जो उसके पास एक एक्टिव साइट है जिसके ऊपर वो अपने आप को फिट करता है लिगेंड, और फिर दूसरा जो पार्ट है एंजाइम का वो उसके ऊपर एक्शन करता है। तो प्रोसेस क्या हो रहा है एक्टिव साइट पे, या थर्मोडायनेमिक चेंज में वो काम कर सकता है। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी एंजाइम की तभी डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। अब देखो, ये ब्यूटीफुली एक डायग्राम डिस्क्राइब कर रहा है थर्मोडायनेमिक चेंज को। All chemical reactions have energy barriers between reactant and product। इसको समझने के लिए सोचो, सपोज ये मेरा प्रोडक्ट कंपाउंड था ए, है ना, फिर मैं नीचे ग्राफ से समझाऊंगी, पहले देखो कंपाउंड ए से हम क्या बना रहे हैं, मतलब हमारा कोई एंजाइम एक्ट कर रहा है और रिएक्शन हो रही है कंपाउंड ए से, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी, ठीक है। कोई भी, चाहे हम स्टोमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, जनरल एक बात करें, या हमने नॉर्मल भी बाहर में भी एंजाइम्स का एक्शन करना है, आपने बायोकेमिकल प्रोसेसेस करने हैं, तो हमने एंजाइम्स का रोल करना है। सो वी वांट कि ए से बी बन जाए, वेरी इजी। बट वी व्हाट वी सी, जब वो ए का एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, वो बी में कन्वर्ट होगा तो उसका पर्टिकुलर एनर्जी होगा। बट एक टाइम आएगा उसका एक बहुत मतलब उसको एक हाई एनर्जी लेवल को क्रॉस करना होगा, तब जाके वो बी में बनेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से कम, यस, जिसकी भी एनर्जी कम वही स्टेबल। ए से बी तभी बनेगा जब बी की एनर्जी कम। लेकिन होगा क्या, ए से बी बनने में उसको एक हायर ट्रांजिशन, सोचो कि एक आप इस तरीके से सोचो, बड़ी मतलब नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रही हूं, पहाड़ पे चढ़ना है, ए को बी बनाने से पहले पहले पहाड़ को क्रॉस करना है, फिर नीचे आना है। तो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट। एक ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेगा और बी बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, इट विल बी देयर। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, वो कहते हैं इस पहाड़ को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, उस एनर्जी बैरियर को नीचे ले आते हैं। एनर्जी बैरियर जब नीचे आया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट आराम से बन गया ए से बी। तो कैटालिसिस क्या होती है, रिएक्शन फास्ट हो गई। पहले उसको ए से बी बनने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना था, सो हो सकता है उसका टाइम 10, 20, 15, 30 ऐसे मिनट्स लगे, लेकिन हो सकता है ना भी लगे। क्यों नहीं लगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज कर रहे हो। जब एंजाइम का इस्तेमाल करा ए से बी बना, मगर उसको 10 मिनट्स में बन रहा था। अब मैंने एंजाइम का इस्तेमाल करा, वो 10 नहीं 5 मिनट्स में ही हो गया। क्यों, क्योंकि उसने उसका वो जो एनर्जी बैरियर था उसको क्रॉस कर दिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है रिएक्टेंट, राइट, और ये है प्रोडक्ट। ये रेड लाइन से मैंने एक बना रखा है और एक ब्लू लाइन से बनाया है। यहाँ से क्या है, लेफ्ट साइड पे देखो आप, ये फ्री एनर्जी है जिसको हम डेल्टा जी बोलते हैं, ये फ्री एनर्जी है। तो ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से इसको प्रोडक्ट बनना है, ठीक है।
अब ये जब रिएक्टेंट है हम इसको अनकेटलाइज्ड वाला देखते हैं, जब ये हमने एंजाइम को यूज नहीं किया। एंजाइम यूज करेंगे तो कैटालिसिस होगा, एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो कैटालिसिस नहीं होगा। हमने एंजाइम का यूज किया तो देखो आप ये ट्रांजिशन स्टेट है जो बिल्कुल अनकेटलाइज्ड फॉर्म में है ना, अनकेटलाइज्ड में। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बड़ी है और आप देखो आपको कितना इसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी तो रिएक्टेंट से ज्यादा ही आएगी, है ना, कम ही आएगी, लेकिन इसको नीचे आना है। मगर हुआ क्या, ये डेल्टा जी को आप देखो यहां से यहां तक कितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, इसको ये क्रॉस करना है तब जाके ये नीचे आएगा। लेकिन अगर हमने कैटालिसिस का यूज किया, ये ट्रांजिशन स्टेट घट के कहां चला गया, लुक हियर, इट हैज कम हियर, और क्या हो गया, यस, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो राइट, सो क्या करता है, a chemical reaction have energy barriers between reactant and products. The difference in transitional state and substrate is called एक्टिवेशन बैरियर। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसको हम एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब only a few substances cross the activation barrier and change into products. कुछ ही कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको thoroughly explain किया कि कुछ ही ऐसे हैं जो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। That is why of uncatalyzed reaction rate जो है is very slow. Enzyme provide an alternate pathway for conversion of substrate into product. As told, as I made you understand कि क्या हो रहा है, एंजाइम क्या कर रहा है, वो कह रहा है एक ऑल्टरनेट तरीका है कि हम एनर्जी बैरियर को, उस हाइट को जिसको उसको क्रॉस करना है, उसको ताकत लगेगी उसमें, उसको ही कम कर देंगे ताकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बन जाए। तो एंजाइम का रोल कहाँ आ जाता है, वो उसको एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। एंजाइम accelerates the reaction rate by forming transitional state which has low activation energy. Hence, reaction rate is increased many folds in presence of enzyme. The total energy of the system remains the same and equilibrium state is not disturbed. आप बोलो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है उसको हमने बदलना नहीं है, वो नहीं बदलेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट भी मेंटेन करना है, बट किया क्या उसने, उसने उस बैरियर को कम कर दिया जो उसको क्रॉस करके ए से बी में जाना था। दैट इज द थर्मोडायनेमिक चेंज। तो दो तरीके से वर्क करते हैं, या थर्मोडायनेमिक चेंज से, या फिर जैसा मैंने आपको बताया प्रोसेस के साइड पे। ये देखो एक ओवरव्यू है, ये जो मैं आपको एग्जांपल भी दे रही थी, ये क्या कर रहा है, इसको ये पहाड़ से ये बॉल को उसको इस यहाँ नीचे लाना है। देखो ये बॉल यहाँ पर है, इस बॉल को इसने यहाँ लाना है ना। तो क्या हुआ, ये पहाड़ पे चढ़ रहा है इंसान, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, और ये यहाँ लेके आ रहा है ना। ये सोचो, है ना, सोचो ये बहाल को इसको यहाँ लानी है, तो इसको इतना बड़ा ये करके चलना है। लेकिन अब इसने क्या करा, इसने एंजाइम यूज कर लिया। सपोज उसने इसमें एग्जाम्पल भी दे रखी है, विदाउट एंजाइम ये हमारे पास लैक्टोज था। क्या चीज को लेके ये यहाँ लेके आ रहा है, लैक्टोज को इसको हाइड्रोलाइज करके दो हिस्सों में बांटना है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ये दिख रहा है, ये लैक्टोज तुमने शायद कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो लैक्टोज है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये डाइट से कराइट है, ये ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है। दोनों का डिफरेंस तुम केमिस्ट्री के बच्चे हो, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है। तो जो OH की पोजीशन है एट आई थिंक 4 पोजीशन पे जो OH है, एक में राइट साइड में, एक में लेफ्ट साइड में, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। अब लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक डाइसेक्राइड है। इसको हम चाहते हैं छोटा हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए, दो हिस्से में बढ़ जाए ताकि एनर्जी रिलीज हो। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने नहीं किया कभी भी प्रोसेस होगा। तो सोचो ये लैक्टोज है, इसको धक्का 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 देके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है, तो इसको ये इतना बड़ा सा ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, इसको क्रॉस करना है। अब मैंने क्या यूज कर लिया, एंजाइम लैक्टेज। अब ये एंजाइम लैक्टेज है, देखो स्पेसिसिटी हो गई, ये लैक्टोज कहाँ, ये बहुत ब्यूटीफुली ये तुम्हारे एंजाइम की साइट में, ये हमारा सबस्ट्रेट, जो मैं बार बार सबस्ट्रेट का मतलब है जिसपे एक्शन होना है। तो ये एक्शन किस पे होना है, इस लैक्टोज पे होना है। तो ये लैक्टोज जो है, इसमें जो है वो हमारा ये एंजाइम है लैक्टेज, ये इसकी एक्टिव साइट्स है, इस पे इसने सबस्ट्रेट ने अपने आप को बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद अब इसके पास इसने उस एनर्जी बैरियर को बोला अब तुम आ जाओ भाई, और मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये देखो ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज। ये देखो ये पहाड़ पे चढ़ रहा है बड़े आसानी से, और बॉल नीचे आ गई। बाकी सिस्टम चेंज नहीं हुआ, ग्लूकोज गैलेक्टोज ही बन गया, कोई एनर्जी में डिफरेंस नहीं आई, कोई में डिफरेंस नहीं आई।
मगर एंजाइम्स ने क्या करा, एंजाइम ने ऐसा काम करा कि ये जो एक्टिवेशन का बैरियर था उसको कम करके यहाँ ये निकाल के बाहर कर दिया। अब इसका इसके साथ अटैचमेंट नहीं रही, उसने बोला चलो जी अब आप जाओ आप जाओ आप जाओ। तो ये हो गया एक तरीका देखने का कि एंजाइम की स्पेसिसिटी कैसे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगर प्रोसेस होना है एक्टिव साइट पे, मैंने बोला एंजाइम दो तरीके से काम करता है, या तो उसने कहा जी मैं कहानी खत्म कर देता हूं, मैं एनर्जी बैरियर ही कम कर देता हूँ, मोडाइनमिक चेंज कर देता हूँ, ए से बी बनाने में मैंने उस एनर्जी बैरियर को ही कम कर दिया। दूसरा है जो प्रोसेस होते हैं एक्टिव साइट पे, जो कि मच वी सी, बहुत सारी एक्शन जो एंजाइम्स की हम देखते हैं, हमें ज्यादा एक्शन जो है यही दिखती है प्रोसेस एक्टिव साइट पे, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं और यहाँ तुम्हारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें जो 4 साइट्स पे ये प्रोसेस जहां पर ये होना है, ये हमारा एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है, जैसे कि पीछे स्लाइड में आपने देखा, इसमें ये एंजाइम है, ये इसके एक्टिव साइट्स है। तो जो पहली हमारी बिगिनिंग की लेक्चर थी उसमें मैंने बताया था एक साइट होता है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, दूसरा साइट होता है जहां पर एंजाइम का कैटालिसिस का रोल आता है। तो ये प्रोसेस पूरी करना क्या है भाई, कैसे हो सकता है एक्टिव साइट पे प्रोसेस, उसको समझो। या तो होता है कोवलेंट कैटालिसिस, या होता है कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, या होता है कैटालिसिस प्रॉक्सिमिटी, या होता है एसिड बेस कैटालिसिस। अब नाम ही हमारी चीज को डिफाइन कर देता है। कोवलेंट कैटालिसिस मींस कहीं ना कहीं कोवलेंट का लिंकेज है, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन मतलब मॉलिक्यूल किसी इस तरीके से है जुड़ा हुआ कि प्रोसेस जब सबस्ट्रेट उस अटैच्ड है तो उसने अपने आप को लो स्ट्रेट रखा है ना, तो करेगा। कैसे ही कैटालिसिस कब काम कर रहा है, जब उसकी ओरिएंटेशन ठीक है, या एसिड बेस है, कोई कहीं पे H जुड़ रहा है, कहीं पे से OH जुड़ रहा है। सो लाइक वाइज एक्टिव साइट पे काम होगा। अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से है। सो फर्स्ट वन इज कोवलेंट कैटालिसिस, राइट। एंजाइम्स फॉर्म कोवलेंट लिंकेजेस विद सबस्ट्रेट फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक अब काम तो उसको करना ही है, साइट पे उसको वर्क करना एनर्जी वो कम करेगा, लेकिन तरीका क्या है, वो एक्ट पे आके करेगा। कोई तो तरीका चाहिए, कैसे काम करेगा, तो वो कोवलेंट कैटालिसिस करता है। वो क्या कर रहा है, एज अ नेम इंडिकेट्स कोवलेंट लिंकेज बनाता है, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, जिसके साथ एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है विद ए वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम इज रिलीज अनअल्टर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या उसको एनहांस करना, लेकिन अपने में कोई चेंज उसको नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, इट इज रिमेन अल्टर्ड। अब हम इस को यहाँ समझते हैं, है ना। अब हम समझते हैं ये हमारा एंजाइम है और ये एंजाइम जो है इस पे वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है ये देखने के लिए। ये हमारा सबस्ट्रेट है, यू कैन सी दिस इज सबस्ट्रेट। ये क्या कर रहा है, इस सबस्ट्रेट ने इसके साथ कोवलेंट लिंकेजेस बनाई। अब एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बना दी उसने, इसमें लग रहा है कि ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसा कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है लो एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन हुआ क्या, सबस्ट्रेट ने इसके साथ एक बॉन्ड बना दिया। कैसा बॉन्ड बना दिया, कोवलेंट लिंकेज किया। कोवलेंट लिंकेज तो समझते हो, शेयरिंग टाइप में उसने उसके साथ कुछ शेयर किया, बट ऐसा शेयर किया कि ये आराम से ब्रेक भी हो जाए। ऐसे नहीं कि अब हमें यू रिक्वायर समथिंग, यू रिक्वायर हीट, यू रिक्वायर समथिंग, तो कोई एजेंट जो कि उसको अल्टर कर सके, बट ऐसा नहीं, इट्स ए ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी उसने एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, उसकी एनर्जी बहुत कम, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो आप देख सकते हो हुआ कैसे, ये एक बन गई इसकी साइट बन गई ट्रांजिशन स्टेट की, ए बी सी। हमारे पास है ए और यहाँ है बी और यहाँ है सी, ये यहाँ पे ऐड हो गए, हो गया ए बी सी। आप देख सकते हो ये इसने एक ट्रांजिशन स्टेट बना दी, और अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमारा प्रोडक्ट इज सी, वी वांटेड दिस टू हैपन, राइट। तो ये हो गया और रिलीज हो गया। सो दिस इज हाउ दे वर्क व्हेन कोवलेंट कैटालिसिस टेक्स प्लेस, राइट। समझ रहे हो, कोवलेंट का मतलब है सबस्ट्रेट और एंजाइम ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कैसे बनाया, बाय मेकिंग ए कोवलेंट लिंकेज। उसने कोवलेंट लिंकेज बना दी, मगर वो लिंकेज कैसी है, ऐसी लिंकेज है जो ट्रांजिट है, वो एक ट्रांजिट है जैसे ही, और उसकी एनर्जी भी लो थी और
अपना रिएक्शन का काम किया, प्रोसेस मतलब हुआ कहाँ, साइट पे। कहां पर हुआ, साइट पे। साइट कौन सी है, एंजाइम। एंजाइम के पास क्या है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, उस पर क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या हुआ, रिएक्शन होनी है, जिसको कन्वर्ट होना है, तो ये ब्यूटीफुली एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जिसकी एनर्जी लो है, और देन फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट बाय कोवलेंट कैटालिसिस। होप मुझे तुम लोगों को क्लियर हो रहा है, अगर कुछ नहीं है तो यू कैन चैट मी एंड टेल, है ना। नेक्स्ट हम कर सकते हैं एसिड बेस कैटालिसिस। अब अगेन नाम समझ सकते हो, नाम क्या कह रहा है, एसिड बेस कैटालिसिस। मतलब हमने एसिड और बेस का कुछ चीज हो रही है ना, कुछ ना कुछ कोई चीज हो रही है उसमें, तो मोस्टली आप समझ सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वही एक जो अभी हमने क्लासिफाई भी किया है एंजाइम को, कि वो क्या करता है, ऑक्सीजो रिडक्टेस एंजाइम जो होते हैं उसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। मोस्टली एट द एक्टिव साइट, से फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन इज प्रेजेंट व्हिच एक्ट्स एज बोथ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब मैं आपसे पूछूं, प्रोटॉन डोनर होगा तो क्या काले बोलेंगे वो, प्रोटॉन डोनर अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको एसिड्स बोलते हैं। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम बेसिस बोलते हैं। तो कह रहा है मोस्ट जो एक्टिव साइट्स होते हैं उसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट रहता है। नाउ यू कैन लुक, नाउ यू कैन सी, यू कैन लुक कि क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है या प्रोटॉन डोनर की तरह। इसके पास दोनों चीजें हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक प्रोटॉन डोनेट भी। अब तुम्हारी केमिस्ट्री का रोल है, यू कैन लुक है, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है एन के पास पेयर और उसके साथ एच। यहां पर बड़े अच्छे से ड्राइव करा हुआ है, बताया गया है, ये देख सकते हो तुम, क्या है, राइट। एनएच के पास यहां पर देखो सी डबल बॉन्ड हो, तो सी डबल बॉन्ड हो क्या करेगा, आप सोच सकते हो, ये प्लस होगा और ये माइनस। जब ये माइनस हुआ और ये एच जो है यहां जा सकता है, तो ये एक मॉलिक्यूल एज एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर और एज वेल एज प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर सकता है। तो हम बोलेंगे एसिड बेस कैटालिसिस। उसने रिएक्शन तो कैटालिसिस ही करनी है, उसने तो प्रोडक्ट ही बनाना है, मगर कैसे, मॉलिक्यूल में एक चीज प्रोटॉन को दे रही है और दूसरी चीज प्रोटॉन को ले रही है। जो प्रोटॉन देता है हम एसिड बोलते हैं, जो प्रोटॉन लेता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का काम करते हैं, तो एसिड बेस कैटालिसिस का नाम आ जाता है। सो मोस्टली जो भी एंजाइम्स हैं जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, कहीं तो ऑक्सीडेशन हो रही है और कहीं पर रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन क्यों, यस, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, राइट। आपने H को ऐड करा, H को ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, वहां पे हमारा इसका इस्तेमाल आ जाता है। तो प्रोसेस में भी हम देख सकते हैं एंजाइम कैटालिसिस कैसे करते हैं। अब कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीक, है ना, मेरे प्रॉक्सिमिटी में है कोई चीज। तो अब पहला कैटालिसिस तो उसने करा डोनर और रिसेप्टर की तरह कर रहा है, या उसने कैसे करा, उसने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। अब कैसा कर रहा है, प्रोक्सिमिटी में, मतलब कर सकता है ऐसा। इन दिस कैटालिसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन क्लोज, है ना, must come, proximity meaning है close. So in this catalysis molecule must come in bond forming distance. क्या करना चाहिए, इतना नजदीक आए कि एक बॉन्ड बन जाए, तो हम proximity बोलते हैं। तो कैटालिसिस कैसे होगी, नहीं तो दूर है तो क्या हो जाएगा, उतनी अच्छे से रिएक्शन नहीं होगी। हमारा सबस्ट्रेट है, उसको बाइंड तो होना है, सबस्ट्रेट को आना ही एंजाइम पर है, बट वो क्या करता है, वो कोशिश ये होता है ये मॉलिक्यूल ऐसा हो कि मैं इसको, तरीका है ना काम करने का, उसने क्या तरीका क्या किया, उसने कहा पहला तरीका किया कि मैंने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा तरीका किया, उसने जो सबस्ट्रेट था उसी में प्लस और एच माइनस का तरीका डाल दिया, तो वो एसिड बेस की तरह काम करा। कैटालिसिस कैसे हुई, हिस्टिडीनेज किया, इस तरह के एंजाइम्स की जिसके पास प्रोटॉन डोनर और रिसेप्टर का रोल हो। अब कैसे कर रहा है, प्रोक्सिमिटी, कैटालिसिस कैसे हो रही है, वो इनको नजदीक लाए दे रहा हूं, है ना। इन दिस कैटालिसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस, ताकि वो बॉन्ड बना सके। एंड व्हेन एंजाइम binds enough high substrate concentration is produced at the active site, this will orient substrate molecule especially in a position ideal for them. अब आप देख सकते हो बड़े अच्छे से, ये हमारा एंजाइम, एंजाइम को हम हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, ये थोड़े हिस्से बने हुए, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट को फिट होना होता है। अब ये सबस्ट्रेट फिट हो रहा है इसमें, एक ये रेड वाला है, एक ग्रीन वाला है, तो क्या करा, ये नजदीक आए, जितना ये नजदीक आएंगे तो उतनी इनकी कंसंट्रेशन
बनेगी, जितनी ये कंसंट्रेशन बनेगी उतना अच्छे से वो मॉलिक्यूल ओरिएंट होगा। बेस्ट एक्शन कब होगा? जब उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। बेस्ट ओरिएंटेशन है, वो फिट इन हो गया और एंजाइम ने अपना एक्शन कर दिया। करना तो उसको वही है, एनर्जी कम करनी है, प्रोडक्ट बनाना है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो इस तरह से मॉलिक्यूल जितना नजदीक आएगा अच्छे से बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस में रहेगा, एंजाइम उसके साथ से बाइंड हो जाएगा और हाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जाएगी उस जगह पे, उस एक्टिव साइट पे। तो होगा क्या? ये एंजाइम पर हमारा सबस्ट्रेट अच्छे से एक्टिव साइट पे अटैच्ड हो गया, तो डेफिनेटली कैटालिसिस एनहांस हो गई और हमारी रिएक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। अब कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन, आप ऑलरेडी जानते हो बॉन्ड स्ट्रेन क्या होता है। और ये जनरली ये वाला जो ऑप्शन है ये उन एंजाइम्स लेते हैं जो लाइसेसिस करते हैं, है ना, और रीओरिएंटेट करते हैं मॉलिक्यूल। पहले हम नीचे एक इसको अच्छे से देख ले। ये देखो, ये हमारा एंजाइम, ये इसका एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट इज एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब हमारा ये सबस्ट्रेट है, ध्यान से देखो, ये यू जैसा बना है ना ऐसा, और ये वी सा बना है ना। अब ये क्या आ रहा है? ये इसमें आ गया, इसमें इसने अटैच होना है। लुक हियर, ये इसमें अटैच हो गया। एंजाइम क्या कर रहा है? ये इसमें अच्छे से फिट इन नहीं हो रहा है, राइट? क्या हो रहा है? इसमें स्ट्रेन्ड है ये मॉलिक्यूल, फिट नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड उतने अच्छे से बना नहीं पा रहा है। ये क्या करने की कोशिश करता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स तो बनना ही है, साइट तो तभी बनेगी, एक्शन तो तभी होगा। ये क्या हो जाता है? ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा इसको रीओरिएंटेट कर रहा है, ये थोड़ी पोजीशन इसकी चेंज कर रहा है, इसको रीओरिएंटेशन की तरफ में ला रहा है, ताकि स्ट्रेन्ड जो कंडीशन थी वो हट जाए, मॉलिक्यूल अब स्ट्रेन्ड कंडीशन में ना रहे। ये शेप में वेरिएशन ला रहा है, यहाँ पे थोड़ी शेप डिफरेंट थी, ऐसी ओरिएंटेशन ला रहा है कि ये बेस्ट फिट इन हो गया, और बेस्ट फिट इन हो गया, अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड देन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, है ना। अब आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो इसको अच्छे से। यहाँ पर क्या दिखाया? सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। यहाँ क्या देखा आपने? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ देखा आपने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहाँ क्या देखा आपने कि प्रोडक्ट बाहर जा रहा है फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। हुआ कैसे? ये तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। सो एंजाइम यहाँ पर चेंज कर रहा है शेप स्लाइटली एज द सबस्ट्रेट बाइंड्स। इसकी शेप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये शेप और ये शेप क्या मिलती है? यस। अब ओरिजिनली में कोई चेंज नहीं आया, अब जब प्रोडक्ट रिलीज हुए, लेकिन यहाँ की शेप देखो और यहाँ की शेप देखो। चलो इसको देखते हैं हम, इस शेप को और इस शेप को देखो, कैसा है और ये कैसा है। यू विल फाइंड ए चेंज। यहाँ चेंज, यहाँ देखो और यहाँ देखो, कंपेयर दिस, सो यू विल फाइंड ए चेंज। ये ऐसी स्टेट लाई जिसकी एनर्जी नेचुरली कम होगी, अब स्ट्रेन्ड भी नहीं है, और बड़े आराम से जो सबस्ट्रेट ने ब्रेक करना था वो ब्रेक हो गया, एंजाइम का एक्शन हो गया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग काजेस रीओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइट ड्यू टू स्ट्रेन कंडीशन। सबस्ट्रेट को कुछ नहीं हुआ, शेप किसकी चेंज हुई? हमारे एंजाइम की शेप चेंज हुई। तो क्या हुआ? The enzyme substrate binding causes reorientation of the structure of the site due to strain condition. Thus, the transitional state is required and here bond is unstable and eventually broken. क्या हो जाएगा? है ना, ब्रोकन हुआ। जब ब्रोकन हुआ तो क्या हो गया? हमारे पास सबस्ट्रेट टूट गया और इसको फटाफट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? So this is how catalysis by bond strain occurs, right? So एक सेकेंड, जस्ट a minute. ओके, अब इसमें जो ये काम करते हैं, इस बहुत सारे मॉडल्स हैं, किस मॉडल को हम लेकर चलते हैं। ये मेरी स्लाइड, हाँ अब आएगी, सॉरी। हाँ, तो हमारे पास ये बहुत सारे मेकनिज्म्स हैं टीम के। अब हमें समझ आ रहा है काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे मैंने शायद इंट्रोडक्शन है, हर ताले चाबी अलग अलग होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन होती है, वो उसी एक्टिव पर। ताला तो बहुत बड़ा है, लेकिन ताले के अंदर एक छोटा सुराख होता है, सुराख के अंदर एक छोटा सा कुछ लीवर जैसा लगा रहता है, उसके अंदर राइट काइंड ऑफ, बिल्कुल शेप भी सेम लगेगी आपको उस चाबी की, सब कुछ सेम लगेगा, बट वो उसमें फिट इन नहीं आएगा, है ना। लॉक एंड की में क्या होगा? वही ताले की चाबी लगेगी जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके साथ ही फिट होगा। मींस एंजाइम का शेप ऐसा होगा जिसमें
तो सोचो ताला तुम्हारा एंजाइम है और जो की है वो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, वो उसी में लगेगी जिसकी उसके साथ मैचिंग होगी, नहीं तो आप ट्राई कर लो दुनिया भर की चाबियां कभी भी नहीं लगती है। सो ऐसे वर्क होता है। सो लॉक एंड की मॉडल जो है बड़ा फेमस मॉडल है फॉर एंजाइम, और ये प्रपोज किया गया था बाय एमिल फिशर ने। सोचो लॉन्ग बैक इन 1894 ये मॉडल प्रपोज हुआ है, लॉक एंड की मॉडल, है ना। 1894 लॉक एंड की हाइपोथेसिस assumes that the active site of an enzymes are rigid in their shape. There is no change in the active site before and after chemical reaction। उसने बोला ये रिजिड है, वो कहता है कि ये हर ताले की चाबी फिक्स्ड है और ये शेप में नहीं बदलती। नो, देयर इज नो चेंज इन देयर एक्टिव साइट। जहां पर एक्टिविटी होनी है सबस्ट्रेट में अटैच होना है, बट जहां एक्टिविटी होनी है उसमें कोई चेंज नहीं आनी है आफ्टर एंड बिफोर। तो आप देख सकते हो लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसा होगा। फिर एक मैकेनिज्म आता है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। उसका मतलब है कि एंजाइम तो पहले ऐसे था जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, फिर वो थोड़ा सा चेंज किया। इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज अ फिक्स्ड मॉडल कि एंजाइम की शेप ऐसी ही है तो सबस्ट्रेट की शेप भी वैसी होनी चाहिए। देखो एंजाइम का ये अगर हम ये हटा देते तो शेप कैसी आ रही थी, ऐसे ऐसे। अब हम जब इस सबस्ट्रेट को देखते हैं तो सबस्ट्रेट फिट हो रहा है जिसकी शेप भी ऐसे ऐसे है, तभी वो उसमें फिट होगा, है ना। तो एंजाइम का जो साइट है वो अगर ऐसा सपोज ऐसे है तो मैं यहां से सबस्ट्रेट डाला जिसकी साइट ऐसे, तो ये इसमें फिट नहीं होगा, ये इसकी चाबी नहीं है। तो लॉक एंड की मॉडल है जो कि मोस्टली एक्सेप्ट किया जा रहा था कि लॉक एंड की मॉडल ही है एंजाइम के एक्शन का, लेकिन बाद में देखा कि इसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती है। तो बोला ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आपको तो एंजाइम का स्ट्रक्चर पता है, उसमें एपो एंजाइम है, कोफैक्टर जुड़ता है, सारी चीजें, बट वो नॉन एक्टिव पार्ट है। जो एक्टिव पार्ट है उसकी जो स्ट्रक्चर है वहीं पर सबस्ट्रेट को जाना है, सबस्ट्रेट वहां बाइंड होगा, लिगेंड वहां बाइंड होगा, तभी जाके कोई एक्शन होगी। बट उसने कहा लॉक एंड की में तो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी ना पहले ना बाद में। फिर आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, and more recent studies have revealed that process is much more likely to involve an induced fit model। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, it has to मतलब चेंज करनी ही पड़ेगी शेप, क्योंकि हर कोई सबस्ट्रेट, अब इतनी चाबियां चाहिए हमारे पास, एंजाइम्स इतने सारे हैं तो कितनी सारी चाबियां चाहिए होंगी हमें उसको वो करने के लिए, है ना। तो इसीलिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल का इंट्रोडक्शन हुआ। पीपल हैव वर्कड ऑन दिस एंड डैनियल कॉशलैंड इन 1958 ही प्रपोज। तब तक जो है हमारा लॉक एंड की मैकेनिज्म से ही चलता है, नो डाउट इट इज नॉट ए रॉन्ग लॉक एंड की, बहुत अच्छा है, सही है, बात वही है। लेकिन फिर बोला, फिर जब काफी सारी स्टडीज की गई तो उन्होंने रिवील किया कि प्रोसेस इज मच मोर likely to involve an induced fit model which was proposed by Daniel Koshland in 1958। According to this, exposure of enzyme to substrate causes a change in enzyme which causes the active site change its shape to allow enzyme and substrate to bind, है ना। तो क्या बोला कि वो जब हम एक्सपोज करते हैं किसी एंजाइम को सबस्ट्रेट में, सारे के सारे एंजाइम तो काम नहीं करते हैं, उनकी तो पर्टिकुलर चाबी, आपने देखा होगा कभी कभी किसी और की चाबी भी कभी बहुत मिनटों के बाद वो उसमें लग जाती है। तो क्या बोला, वैसा तो नहीं है कि ताला अपनी चेंज कर देता है, बट समहाउ करके हम क्या करते हैं, वो धक्का मुक्की करने से क्या होता है, जो उसका नॉच था या जो उसका लिवर था उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस ले आते हैं, वो चेंजेस आते हैं, बार बार घुसेड़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है। सो लाइक वेज जो इंड्यूस फिट मॉडल होता है उसका मतलब है, जब नाम सुनो इंड्यूस फिट का मतलब हुआ अरे इसको हम फिट करवा रहे हैं। तो एंजाइम को क्या करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं, हम कहते हैं भैया तुम सबस्ट्रेट से एक्सपोज हो जाओ। जब सबस्ट्रेट उसके आसपास आता है तो एंजाइम मुझे इसको पकड़ना है, तो थोड़ी सी अपनी एक्टिव साइट की शेप चेंज करता है। तो जब अपनी एक्टिव साइट की चेंज करता है तो सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ जाता है। जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर अपनी फर्दर रिएक्शन होगी, फर्दर प्रोडक्ट होगा। अब आप इसको देख सकते हो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या है। ये हमारा एंजाइम है जिसके आसपास बहुत सारी चीजें घूम रही है, ये एंजाइम है, ये इसका स्ट्रक्चर था, यहाँ यू बना है, यहाँ वी बना है। अब आप देखो ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है ना, ये वी तो क्या कर दिया, इस यू ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करा, वी बना दिया, है ना। सो इसमें ताकि मैं इस सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लूं, इसने अपने साथ इसको जोड़ लिया थोड़ा सा, और ये रीओरिएंट किया और फिर इसको क्लीव करा, जो भी इसको सपोज वी हैव टू क्लीव दिस सबस्ट्रेट इनटू टू। सपोज हमने इसको दो हिस्सों, दो ट्राइंगल्स में बनाना है, आप इसको इस तरीके से दो, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ऐसे ऐसे थे, इन दो ट्राइंगल्स को हमने कन्वर्ट कर देना है एक एक ट्राइंगल में, एक एक ट्राइंगल से ए
बी कह दो या ए और बी कह लो, कुछ भी ऐसा नाम दे दो। तो इन दोनों की शेप कैसी थी, ट्राइंगल। लेकिन एंजाइम जो उसको कोशिश कर रहा है अपने साथ फिट करने की, ये एंजाइम सोच रहा है मैं इसकी हेल्प कर दूं प्रोडक्ट बनाने में, दो क्लीव करने में, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को ही चेंज कर रहा है। बोला मैं ही चेंज करता हूँ, मैं दो वी के फॉर्म में आ जाता हूँ, ये चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। और इस टेक्निक इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हो बड़ी ब्यूटीफुली बनाया हुआ है, ये सबस्ट्रेट और ये एक्टिव साइट है ना, इसका डिजाइन देखो, इसका डिजाइन देखो, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। फिर बन ही ऐसे जाता है कि इसने अपने आप को चेंज किया और अब ये इसको इस इनको सबस्ट्रेटों को फिट करना है। जब इस सबस्ट्रेट को फिट करना है तो एक्टिव साइट उसी तरीके से काम करेगा, उस एक्टिव साइट में ये फिट होगा और दोनों जो है बेस्ट एक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे वी दिस चेंजेस। ठीक, अब फिर से हम एक मारते हैं, क्योंकि यही हमारा क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। मैं लेट मी समराइज माय टॉपिक टुडे, इफ टाइम परमिट्स मी तो वी विल बी स्टार्टिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो क्या था, हमने जो स्टार्ट किया आज टुडे, आज हमारा जो लेक्चर था, आई एम वाइंडिंग इट अप, दिस लेक्चर वाज बेस्ड ऑन एंजाइम्स। we have already done the introduction part, that enzymes are for used for the catalysis, they have a particular shape, they have got a cofactor, wo cofactor are of inorganic type and organic type, that is all done in our previous lecture. But and then how to nomenclate it, kaise naam dena hai, so that based on what kind of substrate it is acting. If it is acting on lactose, we call it as lactase. If it is acting on amylose, we call it as amylase, and so on. So depending upon what kind of substrate it is acting on, हमने इसका nomenclate भी कर लिया था. That introductory lecture already has been done. Now the classification is there. Now try to and once again classification किस पे based है? Since हमारे पास major बहुत सारे enzymes हैं, बहुत सारे enzymes हैं, so it is very difficult to classify, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई स्पेसिसिटी है, कोई चीज मैच करती है, कोई चीज मैच नहीं करती है। तो एक नॉमेनक्लेचर को, ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, एंड दैट सिस्टम वाज इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने वो सिस्टम दिया। उसके अकॉर्डिंगली बोला बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, 6 मेजर क्लासेस में कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, वो कैसा काम करते हैं, व्हाट हैपेंस, उसके अकॉर्डिंगली उसने उनको 6 में किया। फिर हम उसकी फर्दर सब ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो 6 मेजर क्लासेस डिस्क्राइब हुई थी। सो वन वाज ऑक्सीडेटो रिडक्टेज, एज द नेम इंडिकेट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस। ट्रांसफरेसिस मतलब कुछ ना कुछ वो ट्रांसफर कर रहा है, कोई केमिकल मॉइटी को चेंज ला रहा है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में डाल रहा है। हाइड्रोलिसिस मींस, हाइड्रोलाइसिस मींस हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एडिशन ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, मतलब वर्किंग पे। आप क्लासिफाई किस पे कर रहे हो उसको, वर्किंग पे। नॉमेनक्लेचर मींस नाम, किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है तो हमने उसका नाम दे दिया। जैसे अभी हम बोले लाइसोस, इसका मतलब है ये इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है ना। ऐसे ही ये एंजाइम का क्लास है लाइसेसिस, ये नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। आइसोमेरेसिस, आइसोमेराइजेशन वाले एक्शन से काम करता है। रिएक्शन भी लिखा है, रिएक्शन टाइप क्या है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिएक्शन क्या चीज हो रही है। लाइगेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड, नए बॉन्ड बना रहा है बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस, राइट। ये इसका क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म कैसे होता है एंजाइम एक्शन का, कैटालिटिक एफिशिएंसी जो एंजाइम की है दो, थर्मोडायनेमिक चेंजेस या मींस चीजें ऐड होती हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक चेंज होना ही होना है, एक्टिविटी बढ़ानी ही बढ़ानी है, आपको कैटालिसिस करना ही करना है। या क्या होता है एक्टिव साइट पे, तब हम डिस्क्राइब करते हैं टोटल एक्शन जो है दोनों को मिलके बनेगा, एक्टिव साइट पे कैसे प्रोसेस हो रहा है और थर्मोडायनेमिक चेंजेस क्या आ रही हैं ताकि ए से बी कन्वर्ट हो जाए। तो फिर ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको थर्मोडायनेमिक चेंजेस में कि एनर्जी बैरियर जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ये अनकेटलाइज्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी को क्रॉस करके जाना है, और कैटलाइज्ड स्टेट है उसमें उसको एनर्जी को नीचे ले आता है और ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो सकता है। ये थर्मोडायनेमिक चेंजेस है, और ये इसकी स्पेसिफिसिटी थी कि वही कुछ ही सबस्टेंस कर सकते हैं वो एनर्जी बैरियर, कुछ नहीं कर सकते। तो अनकेटलाइज्ड जो रिएक्शन, मैंने शायद पहले भी आपको एक एग्जांपल बताया था, जब कभी बीमार होते हैं है ना, तो हम बोलते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज टेम्परेचर। एंजाइम्स आर वेरी, वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्पेसिसिटी पे है। खैर, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाते। अब जब एंजाइम वर्क नहीं होता, खाना तो खाते हैं,
दो रोटी खाया, एक रोटी खाया, जो भी है वो डाइजेशन भी होता है, बट इट टेक्स लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि एंजाइम इज नॉट एबल टू वर्क। क्यों नहीं वर्क करे? क्योंकि सारे के सारे ए से बी में कन्वर्ट होना है, उस रोटी को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक होके शुगर में आना है, प्रोटीन्स को ब्रेक होके अमाइनो एसिड्स में बनना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो एंजाइम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करके अमीनो एसिड में लेकर आ जाए, मींस ए से बी। तो उसको ए से बी आने में तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एक बैरियर को क्रॉस करना है, क्योंकि ए की एनर्जी और बी की एनर्जी में बहुत अंतर, तो ए से बी आने में उसको एक बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, तो एंजाइम का रोल यहाँ आ जाता है। वो क्या करता है? वो उस एनर्जी गैप को कम कर देता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आता है, और क्या हो जाता है? कैटालिसिस में। और एंजाइम में कोई चेंज नहीं आती, वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, वो बढ़ाता है रिएक्शन का रेट, ए से बी बना देता है, ना तो डिस्टर्बेंस होती है इक्विलिब्रियम में, ना टोटल एनर्जी में कोई चेंज आती है। सो ये थर्मोडायनेमिक चेंजेस जो है वो ये करता है। फिर इसका मैंने ये ओवरव्यू दिया था, बड़ा अच्छा है, कैसी हाइड्रोलिसिस होती है, कैसे वो सबस्ट्रेट पे ऐड होता है। सोचो ये आदमी को ये बॉल इधर क्रॉस करनी है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पर बॉल है और इसको लेकर ये नीचे आ रहा है, फिर क्या हो गया? एंजाइम्स का रोल आ गया, ये इसमें फिट इन हो गए, तो ये एनर्जी बैरियर को इसने नीचे कर दिया, अब इतने आसानी से ये फटाफट लेके आएगा और हमारी रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी, है ना। फिर था कि प्रोसेस क्या होता है एक्टिव साइट पे, प्रोसेसेस क्या है, तो 4 प्रोसेसेस आए थे, कोवलेंट कैटालिसिस, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड बेस कैटालिसिस। तो बड़े अच्छे से हमने एग्जाम्पलीफाई करके करा कि कोवलेंट कैटालिसिस का मतलब है, एज अ नेम इंडिकेट्स कि कोवलेंट बॉन्ड करता है, वो ट्रांजिट एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है उसकी, और वो फिर फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमने किया था एसिड बेस कैटालिसिस, तो उसमें क्या देखा हमने? एसिड बेस में कि वो एक्ट कर रहा है एज ए प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन रिसेप्टर। यू ऑलरेडी नो प्रोटॉन डोनर मींस, यस, इट इज एसिड एंड प्रोटॉन रिसेप्टर मींस इट इज ए बेस। तो प्रोटॉन एसिड बेस कैटालिसिस की तरह भी एक्टिव साइट पे काम करता है। फिर था कैटालिसिस में प्रॉक्सिमिटी, ये क्या कहते हैं? इनको बोलता है नजदीक आओ, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और रीओरिएंट इस तरीके से हो कि यहाँ का कंसंट्रेशन जो सबस्ट्रेट का बढ़ जाता है, वहां जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक्टिव साइट पे अटैच्ड होगा और ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द स्ट्रेन, जिसमें ये रीओरिएंट, यही अपना एंजाइम ही शेप को ही चेंज कर देता है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना लेता है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से ये कैटालिसिस कर पाता है। फिर था कि कौन से मॉडल्स प्रपोज हुए थे, उसने बोला कि एंजाइम का जो एक्शन है वो 2 मॉडल्स पे बेस्ड है, एक लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस फिट। तो पहले जो यूज किया गया, मतलब बहुत देर तक 1894 में एमिल फिशर ने उसको निकाला था, उसने बोला जी एंजाइम जो है बड़े रिजिड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होती शेप वेप में, इसकी शेप ऐसी है, एक लॉक की तरह है, फिक्स्ड लॉक है, उसकी फिक्स चाबी लगेगी। लेकिन लेटर ऑन बहुत सारी स्टडीज हुई, तो अब मोस्ट रिसेंटली, मतलब 1958 के बाद, जो बोला नहीं, इट इज इंड्यूस्ड फिट, ऐसा नहीं है वो गलत है, वो भी है, बेस्ट तरीका जो है वो यही होता है कि एंजाइम अपने आप को, क्योंकि बिकॉज सबस्ट्रेट तो बहुत सारे होंगे, हर किसी का शेप एंजाइम के साथ मैच नहीं करेगा, तो क्या करते हैं एंजाइम जो, ये इसकी मतलब एक लॉ, पहले उसने हाइपोथेसिस दी कि भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता है, जब एक्सपोज हो जाता है वो थोड़ी सी अपनी शेप को चेंज कर देता है, और कई बार जो है ये लीगेंड दूसरे तरीके से घुसता है, क्योंकि इसकी शेप अगर यहाँ से नहीं ठीक चल रही है, वो दूसरे तरीके से अपनी अपनी पूरी की पूरी चीज को ओरिएंट भी कर देता है, तो इस मॉडल को हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। जैसे कि बड़े अच्छे से यहाँ है, यहाँ भी जैसे देख रहे हो आप, यू टाइप है और ये वी टाइप है, और यहाँ पर क्या है, दोनों वी वी टाइप है, तो ये क्या हो गया, एंजाइम ने अपने आप को चेंज करा, वरना ये सबस्ट्रेट तो इसमें घुस ही नहीं पाता। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है, ये 1958 में डेनियल कॉस्टलैंड ने बताया था ये वाला मॉडल, कि इस तरीके से ये एक्ट करता है, एंड दैट इज हाउ बिहेव्स। सो ये मैंने आज आपको कंक्लूड करा दिया, क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, और हम उसको, उसका एक्शन कैसे होता है, साइट पे कैटालिसिस कैसे होती है। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द चैट। आई थिंक टाइम भी थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, कोई 1-2 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू, otherwise I will end up the class. अमन, क्वेश्चन है? okay.
So I'm asking admin, should I wind up? If admin, if you are there, should I? Okay, fine. Thank you.